भारतीय सेना की रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। यह जानकारी आपके लिए जरूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा खरीद का पैटर्न बदल गया है। सेना को अब सीमित जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ तैयार किया जा रहा है। लंबी और बहुस्तरीय जंग के लिए भी एक इफेक्टिव रणनीति के साथ तैयार किया जा रहा है। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 55 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल कीमत करीब पौने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। यह रकम कई वर्षों में आधुनिकीकरण की चलने वाली योजनाओं पर खर्च होगी। नए प्रस्तावों में जैसा कि आजकल चल रहा है ड्रोन वॉरफेयर, एआई और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर जोर दिया गया है। पहले बड़ी रकम लड़ाकू विमान, जंगी पोतों, टैंकों, तोपों पर खर्च हुआ करती थी। ये कन्वेंशनल मोड ऑफ वॉर था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस, एआई भी इसके साथ जोड़े जा रहे हैं। यानी कि अब लड़ाई का पैमाना, परिधि और जंग को लेकर बनने वाले हालात बदल गए हैं। इसका परिप्रेक्ष्य बदल गया है, इसका चश्मा बदल गया है और उसी लिहाज से तैयारी की जानी जरूरी है और वैसे ही किए जाने की तैयारी है। भारतीय सेना की रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस और एआई पर जोर दिया जा रहा है, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालातों को देखते हुए, और मल्टी लेयर्ड ये सिस्टम विकसित किया जा रहा है। चेन्नई से खबर है, जहां सरकारी स्कूलों में अब नेतागिरी नहीं चलेगी। तमिलनाडु की विजय सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों में नेताओं की एंट्री बैन है। तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। स्कूलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। एक मंत्री की ओर से छात्रों से उपजे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया है। राज्य के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने जानकारी देते हुए बताया कि मद्रास हाईकोर्ट को इस फैसले से संबंधित सर्कुलर की जानकारी दे दी गई है कि स्कूल में अब सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियां ही चलेंगी और इसी की अनुमति होगी। दरअसल 2 जुलाई को उद्योग मंत्री एस कीर्तना मरुधुनगर गए थे, जहां पर स्कूल में उन्होंने एक छात्रा से अंग्रेजी में सवाल पूछ लिया था। छात्र जवाब नहीं दे पाई, वो छात्रा, तो उसे मंत्री ने डांट भी दिया। मामले का पता चलने पर सीएम विजय ने इस पर रोक लगा दी। जयपुर से खबर है, कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सख्त एक्शन है। 2 आरपीएस, 1 जेलर, 1 जेल सेवा अधिकारी पर गाज गिरी है। महिला बंदी सुधार गृह की उपाधीक्षक सरोज विश्नोई निलंबित कर दी गई है। 1 आरपीएस पर सीसीए नियम 16 में कार्रवाई की गई है। 1 के विरुद्ध विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित हुए हैं। तो अब ये देख लीजिए, ये आज की बात है। मुख्यमंत्री इसे लेकर के कितने गंभीर थे और कितने सीरियस थे कि साहब अगर कोई काम सही से नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई अब आपको होती हुई दिखाई भी देने लगी हैं। ये इसका पहला चरण समझिए। और अगर जो काम नहीं करने वाले हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी सीधे सीधे फिक्स होगी। खासतौर पर कानून व्यवस्था हो या फिर जेल हो या फिर पुलिस से जुड़ी अन्य एक्टिविटीज, उसके ऊपर अब मॉनिटरिंग गंभीर स्तर पर होगी। और अब खबर जिस समझने की जरूरत है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की ईगो ने फेर दिया है कार्मिकों की उम्मीदों पर पानी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बात परिवहन रोडवेज विभाग की है, जहां पर तबादला लिस्ट नहीं आने पर यह स्थिति बनी है। करीब 1.5 साल बाद ट्रांसफर से बैन हटने के बाद भी जब उम्मीद जगी थी, लेकिन परिवहन सचिव कार्यालय और परिवहन मुख्यालय के अधिकारियों के बीच तालमेल बिगड़ गया। तबादला सूची के नामों के लिए परिवहन आयुक्त और मुख्यालय के अधिकारियों को तवज्जो नहीं दी गई, ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। विभाग के मुखिया, डिप्टी सीएम भी इस पूरी कहानी में बेबस नजर आए। हालांकि जैसे तैसे मतभेद दूर कर अंतिम दिन सीएमओ में फाइनल तबादला सूची भेजी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो सूची नहीं आई जिसकी कर्मचारियों को उम्मीद थी।
मामला कुछ यूं बिगड़ गया कि देर आए दुरुस्त नहीं और दुरुस्त ही बिगाड़ गए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरी तरह से स्थिति बिगड़ी हुई नजर आ रही है। अब परिवहन विभाग में तबादले फंसे हुए हैं। सीएमओ की लाल बत्ती पर ग्रीन सिग्नल का बटन भी, सीएमओ में परिस्थिति क्या बनी हुई है इस ट्रांसफर लिस्ट को लेकर के, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। लेकिन वो नहीं हुआ जो कार्मिक चाहते थे। अब कार्मिक क्या चाहते थे ये अलग बात, लेकिन ये आपस की खींचतान थी जिसमें हर चीज उलझ गई, ऐसा जान पड़ता है। राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने मुलाकात की है। गृहमंत्री अमित शाह से उनकी ये मुलाकात हुई है। उनका कहना है कि अमित शाह का स्नेह और मार्गदर्शन सतीश पूनिया को प्राप्त हुआ। राष्ट्रहित और जनसेवा के प्रति उनका नेतृत्व सदा प्रेरणा स्रोत है, ये सतीश पूनिया कह रहे हैं। दिल्ली के कर्तव्य भवन में अमित शाह से सतीश पूनिया मिले हैं। अब सतीश पूनिया मिले हैं, एक तरफ ये तस्वीरें हैं देखिएगा आप, दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं या चर्चाएं हैं वो इस बात की है कि जल्द ही मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है, और इस लिहाज से सतीश पूनिया का जाट बिरादरी से होना और राजस्थान से एक कैबिनेट मंत्री की जाट बिरादरी से कमी खलना, ये सारी चीज़ें अगर आप तस्वीरों में अलग अलग रंगों को जोड़ करके देखेंगे तो इसमें एक भविष्य की एक तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। मैं कोई तस्वीर बता नहीं रहा, पर हो सकता है कि इन फ्यूचर सतीश पूनिया किसी बड़ी भूमिका में इन तस्वीरों के बाद दिखाई दे। सलूमपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दौरे ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। एक निजी होटल परिसर में आयोजित जनसभा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष परमानंद मेहता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने समान नागरिक संहिता बिल, नीट पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। कार्यक्रम में पूर्व सांसद, उदयपुर देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष रघुवीर मीणा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वो पार्टी है जो स्वतंत्र भारत की जननी है। 140 साल पहले कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस ने देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई, और असली चुनौती आजादी के बाद थी। आजादी की लड़ाई सबने लड़ी, करोड़ों देशवासियों ने संघर्ष किया, लेकिन सरकार बनाना, आजाद हिंदुस्तान को एकजुट रखना, सरदार पटेल ने कैसे अलग अलग रियासतों को जोड़ के देश बनाया, और उस गरीब हालात में जब लोग भारत को समझते नहीं थे, कम संसाधनों में तमाम तरह की दिक्कत आई, भाषा, धर्म, सब लोग अलग अलग चर्चा करते थे, लेकिन नेहरू जी ने, कांग्रेस सरकारों ने लगातार देश को एक रखा, और अम्बेडकर साहब ने जो हमको वरदान दिया संविधान के माध्यम से, आज उसी के बदौलत हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहा, लेकिन आज जो नई पीढ़ी है उसको भी समझना पड़ेगा कि अगर देश, प्रदेश और समाज को आगे ले जाना है तो उन ताकतों को मजबूत करना पड़ेगा, उस सोच को मजबूत करना पड़ेगा जो आपस में लोगों को जोड़ती है। राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग को नई गति देने के लिए पहली बार राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया है। टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 के तहत गठित इस सेल उद्योगों को प्रोत्साहन देने, कई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाने, उद्योगों की समस्याओं का समाधान और निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। सरकार ने साल 2030 तक टेक्सटाइल निर्यात को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, और इसके लिए 11 जिलों में जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। भीलवाड़ा सहित मुख्य टेक्सटाइल हब्स का अध्ययन किया गया है, जबकि अक्टूबर में उद्योगपतियों और विशेषज्ञों की भागीदारी से 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट भी आयोजित होगा। टेक्सटाइल सदैव से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। यह ऐसा उद्योग है जिसमें जो श्रम आधारित उद्योग है और जो बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा उद्योग है और बहुत पुराना उद्योग है। तो राजस्थान में जिस प्रकार से विस्तार होना चाहिए था इस इंडस्ट्रीज़ का, उस गति से इसका विस्तार नहीं हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहल करते हुए पहली बार एक टेक्सटाइल सेल का गठन किया है, जो टेक्सटाइल उद्योगों
का स्वॉट एनालिसिस करेगी। इनकी ताकत क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, इनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रस्ट है इसमें। तो स्वॉट एनालिसिस के आधार पे और दूसरे राज्यों की टेक्सटाइल जो नीतियां हैं उनका अवलोकन करके और नवाचार के माध्यम से नई नीतियां लागू करके इस उद्योग के लिए किस प्रकार से इसको समृद्ध करने की मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, इसके बारे में ये सेल काम कर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि राजस्थान के अंदर अधिक से अधिक रोजगार के नए अवसर उन्नत हो और युवाओं को रोजगार मिले। इसी दिशा में जो है औद्योगिक विकास की दिशा में राजस्थान सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं और कई नई नीतियां भी लागू की गई है। वहीं इन्हीं नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग ने अब टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय टेक्सटाइल सेल का गठन किया है। इस टेक्सटाइल सेल के माध्यम से प्रदेश के 11 जिलों में टेक्सटाइल जो निर्यात है उसके लिए जो है बढ़ावा देने के दिशा में काम किया जाएगा। इसको लेके खास तौर से शुरुआती दौर में इसको लेके तैयारियां शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से खास तौर से भीलवाड़ा जिले को शुरू में जो है टारगेट किया गया है। इसके बाद अन्य जिलों में भी इस पर काम किया जाएगा, जिससे राजस्थान में 2030 तक टेक्सटाइल उद्योग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ हनुमान सिंह चारण, सच में धड़क, जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जयपुर सर्किल में नए उप महाप्रबंधक की नियुक्ति हुई है। वर्ष 2000 बैच के प्रोबेशनरी ऑफिसर ओंकार नाथ चौधरी ने एसबीआई जयपुर सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले चौधरी एसबीआई के भोपाल सर्किल में जनरल मैनेजर नेटवर्क 2 के पद पर कार्यरत थे। पदोन्नति के बाद में उन्हें जयपुर सर्किल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रतापगढ़ के मनावाला स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की जिला संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक की अध्यक्षता जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा आशीष शर्मा ने की। बैठक में महिला कांग्रेस की सह प्रभारी करुणा देवी और प्रतापगढ़ प्रभारी शफीना खान विशेष रूप से मौजूद रहीं। बैठक में महिलाओं को 33% आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। महिला नेतृत्व को अधिक अवसर देने, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संगठन स्तर पर जन जागरण और सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। हमारा 33% आरक्षण लागू किया है महिलाओं का, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी के लिए 21 तारीख को आने वाली आगामी 21 तारीख को हमें दिल्ली बुलाया है। उसी में सभी महिलाओं का सहयोग चाहिए और आज हमने इसीलिए इसी कार्यकारिणी की बैठक रखी है। हम प्रतापगढ़ पहुंचे हैं जहां से हमें प्रभारी बनाया गया। हमारे साथ हमारी बड़ी मैडम प्रभारी जो यहाँ से बनी है, मैं साथ प्रभारी हूँ और हमारी यहाँ की जिला अध्यक्ष नेहा जी शर्मा साथ हैं और हमारी जो मैडम ने निर्देश दिए हैं उस अनुसार हमने कार्यकारिणी की बैठक रखी है। यहाँ पर एसडीआरएफ से जुड़ी हुई खबर है। राजस्थान की एक कंपनी जयपुर की जल महल पर तैनात रेस्क्यू टीमों ने एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यहाँ पर मॉक ड्रिल मावटा झील आमेर में बाढ़ राहत और जल भराव के संबंधित आपदा परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इस अभ्यास में एसडीआरएफ की प्रशिक्षित रेस्क्यू टीमों ने विभिन्न आपदा परिदृश्यों का वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से रेस्क्यू टीमों की परिचालन क्षमता का मूल्यांकन किया गया। साथ ही भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में अधिक प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बिंदुओं की समीक्षा की गई। मॉक ड्रिल का आयोजन राजेंद्र सिंह सिसोदिया, कमांडेंट एसडीआरएफ राजस्थान के निर्देशन में किया गया। फलौदी जिला बनने के बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किराएदारों के पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। अब दूसरे राज्यों और शहरों से मजदूरी या दूसरे कार्यों के लिए फलौदी आने वाले लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। मकान मालिकों को किराएनामा यानी कि एग्रीमेंट की एक प्रति पुलिस थाने में जमा करवानी होगी। थानाधिकारी भंवर राम चौधरी ने बताया कि शहर में बढ़ती चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस ने मकान मालिकों, किसानों और आम जन से सहयोग की अपील करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया है। में कोई किराएदार या आप किसी को कोई नौकर रखते हो तो वो ज़्यादातर राजस्थान से बाहर के, खास करके जैसे यूपी, बिहार, नेपाल तक के भी नौकर हैं।
कईयों के किराएदार हैं, यहाँ मजदूरी के लिए आए हुए हैं, वो वहाँ मकानों में किराए पर रहते हैं, तो उनका पुलिस सत्यापन जरूर करवाएं, उनके जो दस्तावेज हैं वहाँ निवास के, और वो खुद फिजिकली यहाँ पर थाने में आके सूचित करें, ताकि आइंदा कोई ऐसी वारदात नहीं हो जिसके लिए हमें पछताना पड़े। उनके जो दस्तावेज अगर आप हमारे को दोगे तो हम संबंधित पुलिस स्टेशन में भेज के उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। ऐसे लोग अपना वो होम एड्रेस सही नहीं बताते हैं, और कई बार वारदातें ऐसी हुई भी है पहले भी, जिससे हम बच सकते हैं। धौलपुर के ऐतिहासिक मचकुंड पर आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने आधुनिक रेस्क्यू तकनीकों का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल में रिमोट कंट्रोल लाइफ बोट, जिसके जरिए पानी में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया गया। ड्रिल का उद्देश्य जल दुर्घटनाओं और अन्य आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था। साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना रहा। मॉक ड्रिल में तैनात रेस्क्यू टीम्स ने आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से रिमोट कंट्रोल लाइफ बोट्स के जरिए पानी में फंसे हुए व्यक्ति तक कुछ ही क्षणों में सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। धौलपुर से बड़ी खबर है, कोर्ट परिसर में कुत्तों का आतंक यहां देखने को मिल रहा है। 3 दिन से कोर्ट परिसर में खौफ का आलम है। आज 3 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। कुत्ते के काटने से 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और नगर परिषद की टीम कुत्तों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। धौलपुर में कुत्तों के काटने के आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। अब कोर्ट के अंदर भी अगर कुत्ता काट जाए तो कोई अपने इस मामले को लेकर किस कोर्ट में जाए। कुत्तों ने 3-4 लोगों को काटा, मेरे क्लाइंट को भी आज काट लिया, और इससे पूर्व भी कई लोगों को ये क्लाइंटों को और वकीलों को ये आवारा कुत्ते काट चुके हैं। इसकी शिकायत नगर परिषद को भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज करीब 3-4 लोगों को बहुत बुरी तरह काटा है, जिससे क्लाइंट और वकीलों में काफ़ी भय व्याप्त हो गया है और आतंकित है इन आवारा कुत्तों और बंदरों। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने सोमवार को कठुमर क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न सेवा शिविरों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत नूरपुर में आयोजित ग्रामीण राहत सेवा शिविर और कठुमर नगर पालिका में संचालित शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल सहित अधिकारियों से आमजन को दी जा रही राहत सेवाओं, योजनाओं और इनकी प्रगति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने कठुमर एसडीएम कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल के विशेषज्ञों ने बताया कि कैंसर सर्जरी में 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड माइक्रोवेस्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से मरीजों को नया जीवन मिल रहा है। इन तकनीकों से ऑपरेशन अधिक सटीक, सुरक्षित और कम समय में हो रहे हैं। ये तकनीक विशेष रूप से ओरल, ब्रेस्ट, हेड एंड नेक और बोन कैंसर के मरीजों के लिए काफ़ी प्रभावी साबित हो रही है। दस साल में जो नई टेक्नोलॉजी और नई